इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जंग वाले हालात हैं, बहुत तनाव भरा वक्त चल रहा है वहां पर। लेकिन इन सब के बीच भारत की एक और सेना है जिसने चीन पर ऐसा हमला किया है कि चीन चिल्ला रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहा है कि देखो भाई, भारत ने हमारे साथ ऐसा किया है। और इसी बीच उसी सेना ने पाकिस्तान पर भी अटैक किया है। और पाकिस्तान बेचारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, भारत अपनी साइबर आर्मी क्यों नहीं बनाता? दुनिया इसमें बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे हैं। तो मैं उनको कई लोगों को मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, भारत की साइबर आर्मी है, वो अपना काम कर रही है। क्योंकि उनके काम जल्दी सामने नहीं आते या सामने वाला देश जल्दी मानता नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन रखिए कि भारत की साइबर आर्मी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं सबूतों के साथ आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि भारत की साइबर आर्मी का वो कारनामा जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों चिल्ला रहे हैं। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने इस हमले की खबर दी है। इसी 13 जुलाई को उसने खबर पब्लिश की है कि भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान पर ताज़ा हमले किए हैं। इसमें चीन से संबंधित कोड नेम का इस्तेमाल किया गया है। यह दावा किया है चीन की साइबर सिक्योरिटी फर्म ने। खबर के मुताबिक इस हमले का पता लगाने में इस चीनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी को 1.5 साल का वक्त लगा है। 1.5 साल की जांच और छानबीन के बाद उसे पता चला है कि हैकर्स का यह ग्रुप भारत में मौजूद है और इसका कोड नेम है कन्फ्यूशियस, जिसकी मदद से उसने पाकिस्तानी सरकार और सेना की संस्थाओं पर अटैक किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय हैकर्स ने कन्फ्यूशियस नाम का कोड क्यों रखा। तो इसका जवाब यह है कि इसके पीछे है बड़ी दूर की सोच। और इस सोच को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? हमें सबसे पहले जानना होगा कि कन्फ्यूशियस कौन था, क्या करता था। और जब ये आपको पता लग जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय हैकर्स ने चीन और पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके बड़े बड़े इंफ्रा पर हैकिंग अटैक करने के लिए कन्फ्यूशियस का नाम क्यों रखा। कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक थे। करीब 2500 साल पहले चीन के पूर्वी प्रांत शानडोंग में उनका जन्म हुआ था। चीन के सामाजिक ढांचे में कन्फ्यूशियस के विचारों का असर आज भी देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 22 साल की उम्र में ही उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। उनके शहर शानडोंग में आज भी उनसे जुड़ी कई प्राचीन इमारतें, मंदिर और स्मारक हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। यानी कुल मिलाकर कन्फ्यूशियस एक ऐसे विचारक थे जिनकी बातों का लोगों पर बेहद गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा। चीन में आज भी उनके विचारों और कही गई बातों को फॉलो किया जाता है। चीन में कन्फ्यूशियस नाम पर स्कूल कॉलेज तो हैं ही, पाकिस्तान में भी चीन ने उनके नाम पर इंस्टीट्यूट और एजुकेशन सेंटर्स खोल रखे हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और कराची यूनिवर्सिटी में भी है, जहां पर हाल ही में आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है। यानी पाकिस्तान के लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। तो भारतीय हैकर्स ने इसी का फायदा उठाया, कोड नेम कन्फ्यूशियस रखा जिससे पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा शक न हो। मामले की जांच कर रही चीनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने भी माना है कि हैकर्स ने चीनी कल्चर की अच्छी तरह से स्टडी की हुई है। इसीलिए हमलों को अंजाम देने के लिए उन्होंने कन्फ्यूशियस सेज जैसे कमांड का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय हैकर्स को चीनी कल्चर का इतने अच्छे तरीके से पता कैसे चला? तो इसका भी जवाब चीनी कंपनी ने दिया है। जब वो चीन पर लगातार अटैक कर रहे थे, तब उन्हें इसी दौरान चीनी कल्चर के बारे में जानकारी मिली थी। चीन पर जो हमला हुआ उसकी तो पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से और सबूतों के साथ देने वाला हूं। लेकिन चूंकि बात पाकिस्तान की है ग्लोबल टाइम्स ने, तो पाकिस्तान की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दूसरा हमारा दुश्मन मुल्क है। तो भाई, उस पर भी तो नजर रखनी पड़ेगी ना। तो चलिए, आपको मैं पाकिस्तान पर हुए हमले की जानकारी देता हूं, जिसमें भारतीय हैकर्स ने इतने विश्वसनीय तरीके से सारा काम किया
कि पाकिस्तान के अधिकारियों, पाकिस्तान के कर्मचारियों, पाकिस्तान के लोगों को जरा भी मतलब अंदाजा नहीं लगा या कहें कि शक नहीं हुआ कि उनके साथ हैकिंग हो रही है या उनकी जानकारियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पिछले साल यानी 2021 से ही पाकिस्तान की सरकारी और सैन्य संस्थाएं भारतीय हैकर्स ग्रुप के निशाने पर रही हैं। लगातार उन पर हमले किए गए हैं। हैकर्स का ग्रुप पाकिस्तानी सरकार के कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल करता था, फिर उनमें से टारगेट चूज किए जाते थे। इसके बाद उन्हें फिशिंग ईमेल्स भेजे जाते थे जिसमें कन्फ्यूशियस का नाम इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही ईमेल को वो शख्स खोलता था या अटैच डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता था, ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते थे। एक बार ये ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया तो समझ लीजिए उस कंप्यूटर का सारा कंट्रोल हैकर्स के हाथों में आ गया। बेचारे पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो गया। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक जून 2021 में भारतीय हैकर्स ने उस फाइल का इस्तेमाल किया जिसका संबंध पाकिस्तानी आर्मी के उन लोगों की लिस्ट से था जो मर चुके थे। वहीं फरवरी 2022 में एक ऐसी फाइल का इस्तेमाल किया गया जिसमें पाकिस्तानी सरकार के स्टाफ की वैक्सीनेशन के स्टेटस की जानकारी थी। इनकी मदद से हैकर्स ने पाकिस्तानी सरकार और सेना से जुड़ी कई अहम जानकारियों को हासिल कर लिया है। यही नहीं, एक हमले में तो हैकर्स ने पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस के नाम तक का इस्तेमाल कर लिया। इस हमले की जानकारी जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज को मिली तब उनके होश उड़ गए। फौरन पाकिस्तानी नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि पीएम ऑफिस के नाम का इस्तेमाल कर हैकर्स ईमेल भेज रहे हैं, उनसे बचा जाए और किसी भी तरह की जानकारी ना दी जाए। लेकिन तब तक हैकर्स कई अहम जानकारियां ले चुके थे। और ये हम सब जानते हैं कि इस तरह की जानकारियां, इस तरह का डेटा कितना कीमती है, ये क्या क्या कर सकता है। और इसीलिए शायद कहा जाता है आजकल कि डेटा इज न्यू ऑयल। तो डेटा इज न्यू ऑयल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चीन को, क्योंकि चीन इसी डेटा के सहारे, इसी बिग डेटा के सहारे आज दुनिया की महाशक्तियों में उसका शुमार हो रहा है। हर सेक्टर से जुड़े डेटा को चीन ने चुराया, उस पर काम किया, उसका फायदा उठाया। चीन कैसे गरीब देश से शक्तिशाली देश बना, इसको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ सीख हम ले सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने ऊपर, अपने देश में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है राइज ऑफ चाइना, इसे आप जरूर सुने। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस अपने आज के टॉपिक पर लौटते हैं। वैसे ये जो हमला हुआ है, साइबर हमला हुआ है, इसकी शुरुआत चीन ने की थी भारत पर हमला करके, और शायद चीन ने भारत की तकनीकी क्षमताओं को कमतर करके आंकने की भूल कर दी। अब जब जवाबी कार्रवाई भारत ने शुरू की है तो चीन चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहा है कि देखो भाई, भारत हमारे साथ ये कर रहा है। अप्रैल 2022 चीनी हैकर्स ने उत्तर भारत में मौजूद 7 पावर ग्रिड्स पर अटैक किया। वहां से अहम जानकारियां चुराने की कोशिश की, पावर ग्रिड को फेल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इनमें से 2 हमले तो लद्दाख के करीब मौजूद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर किए गए थे, लेकिन सतर्कता की वजह से इन्हें भी विफल कर दिया गया। लेकिन चीन की यह हिमाकत नई नहीं थी। इससे पहले भी वो लगातार अपने हैकर्स से भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले करवाता आ रहा है। नवंबर 2021 में भी बड़े पैमाने पर चीनी हैकर्स ने अटैक्स किए। ये वही वक्त था जब लद्दाख में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच तनाव चरम पर था। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के बंदरगाहों और डिफेंस कंपनीज पर भी चीन की तरफ से साइबर अटैक किया गया था। विदेशी मीडिया ने भी चीन की इस हरकत की खूब कवरेज की है। अमेरिकी एक कंपनी है, प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीनी सरकार की शह पर चीनी हैकर्स किस तरह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अटैक कर रहे हैं।
और आपको यकीन नहीं होगा कि जब कोविड वैक्सीन भारत बना रहा था, भारत सबसे आगे था उसमें, तब भी चीनी हैकर्स ने चीनी सरकार की उनके कहने के बाद लगातार अटैक किया और चाहा कि कोरोना वैक्सीन जो बन रही है उससे जुड़ा डेटा चुरा लिया जाए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई अप्रैल 2022 में। उसमें बताया गया कि किस तरह चीन की सरकार कोविड वैक्सीन में भारत को मिल रही सफलताओं से बौखला गई थी और उसने अपने हैकर्स को डेटा चोरी पर लगा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने एक साथ 2 भारतीय वैक्सीन निर्माताओं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर अटैक किया। लक्ष्य था वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारियों को चुराना, जिससे चीन अपने वैक्सीन प्रोग्राम में आगे बढ़ सके। अब ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना के लिए चीन की बनी वैक्सीन की इज्जत कितनी है। पूरी दुनिया में चीनी वैक्सीन बदनाम है। यहां तक कि उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान में भी लोगों ने चीनी वैक्सीन लगवाने से परहेज किया था। इससे पहले चीनी हैकर्स को मुंबई में हुए एक बड़े ब्लैकआउट के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। अक्टूबर 2020 में मुंबई को बिजली की सबसे बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा था। ट्रेन सर्विसेज रुक गई थीं, हॉस्पिटल्स में बिजली सप्लाई बंद हो गई। बाद में पता चला कि चीनी सरकार से संबंधित हैकर ग्रुप रेड इको ने भारतीय पावर सेक्टर में सेंध लगाई थी, जिसकी वजह से मुंबई में बिजली सप्लाई में परेशानी आई होगी। यही नहीं, यह भी पाया गया कि चीनी हैकर्स ने उस वक्त भी भारतीय बंदरगाहों और रेलवे के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया था। चीन को लगा कि अपने हैकर्स से हमले करवाकर वो भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन चीन भूल गया कि दुनिया भारत के जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है, उससे पंगा लेना कितना बड़ा रिस्क था। अब जब भारत ने उसी की भाषा में, यानी कि चीन की भाषा में साइबर अटैक करके जवाब देना शुरू किया है, तो चीन परेशान हो गया है। चीन दुनिया से कह रहा है कि देखो भारत हमारे साथ ये क्या कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें पूरा सिनेरियो, तो चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। पिछले 1 साल में अगर आप ग्लोबल टाइम्स के कुछ रिपोर्ट्स आप देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत की तरफ से हुए साइबर अटैक से चीन को कितना गहरा जख्म लगा है। 5 नवंबर 2021 ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि चीन के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एरोस्पेस कंपनीज जिनका संबंध चीनी स्पेस मिशन से है, उस पर भारतीय हैकर्स ने अटैक किया। 20 नवंबर 2021 को ग्लोबल टाइम्स फिर लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसमें वो लिखता है कि भारत के एक नए हैकर्स के ग्रुप का पता चला है जो चीन और पाकिस्तान की डिफेंस यूनिट्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। 16 जून 2022 ग्लोबल टाइम्स फिर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश करता है। लिखता है कि भारतीय हैकर्स के एक और ग्रुप की जानकारी उन्हें मिली है जो पिछले 1 दशक से लगातार चीन पर अटैक्स कर रहा है। 6 दिन बाद ही, यानी 22 जून 2022 को ग्लोबल टाइम्स फिर हैकिंग की एक खबर देता है। इस बार वो कहता है कि विदेशी हैकर ग्रुप ने चीनी यूनिवर्सिटीज के ईमेल सिस्टम पर हमला किया है। इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। ये तो वो साइबर अटैक्स थे जो बहुत ज्यादा बड़े थे, जिनका बहुत बड़ा असर चीन की संस्थाओं पर पड़ा। लेकिन इसके अलावा कई छोटे मोटे और भी अटैक्स चलते रहे और उनके बारे में तो चीन बोला भी नहीं। ये बड़े अटैक्स थे, इसीलिए चीनी सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स को इसकी रिपोर्टिंग करने को दी गई। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन सब के बीच पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान, चलिए हम मान लेते हैं कि चीन बड़ा प्लेयर है साइबर सिक्योरिटी में, इंडिया बड़ा प्लेयर है, यूएस, इजराइल, ये सब बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान कहां है साइबर सिक्योरिटी के मामले में? पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है? चलिए आपको बताता हूं। पाकिस्तानी सरकार और सेना को अब जाकर समझ आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में वो कहां स्टैंड करते हैं। अगस्त 2020 में पाकिस्तानी आर्मी को पता चला कि भारत की तरफ से उनकी सेना और सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन्स पर साइबर अटैक हुआ है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के तब के पीएम इमरान खान के फोन को भी हैक करने का आरोप लगा था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान का फोन इंडिया ने हैक कराया। पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर में इस बात को उठाया गया था। पर मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ, मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को कितनी देर से समझ में आया कि साइबर सिक्योरिटी क्या बला है। इसीलिए साल 2018 में, यानी 4 साल पहले ही, उसने इस्लामाबाद में नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी यानी NCCS की स्थापना की। पाकिस्तान दावा करता है कि इसमें उसके कई पार्टनर्स भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसमें तुर्की का ही थोड़ा बहुत साथ मिला हुआ है। पाकिस्तान में एजुकेशन की हालत तो आप सबको पता ही है। ऊपर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किस पायदान पर है, यह भी हम सबको पता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के मामले में कम से कम
20 साल तो बाकी दुनिया से पीछे है। भारत से भी, चाइना से भी, रशिया से भी, अमेरिका से भी, इन सबसे कम से कम 20 साल पीछे है। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए बतौर सबूत मैं 2 रिसर्च पेपर्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ये रिसर्च पेपर्स हैं पाकिस्तानी रिसर्चर्स के। तो चलिए इन रिसर्च पेपर में पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी पर क्या कहा गया है ये मैं आपको दिखा देता हूं। पहली रिसर्च है रिसर्च गेट की, जिसका नाम है साइबर वॉरफेयर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन। ये रिसर्च गुलाम मुस्तफा ने की है। गुलाम मुस्तफा पाकिस्तान के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये साल 2020 की रिसर्च है। इसमें उन्होंने बताया है कि साल 2007 में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस को पास किया था। इस पर नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स काम कर रहा था, जो साल 2003 में बनाई गई थी। लेकिन यह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, न कि सेना के लिए। जबकि इसी रिसर्च पेपर में भारत के बारे में कहा गया है कि 1990 के दौर में भारतीय सेना ने साइबर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी की तरफ रुख कर लिया था। साल 2005 में इंडियन आर्मी ने साइबर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बना ली थी और अप्रैल 2010 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग ने साइबर सिक्योरिटी लैब भी बना ली थी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच साइबर सिक्योरिटी के हवाले से समझौता भी हो चुका है। अपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में साइबर वॉरफेयर की जड़ें बेहद गहराई में जम चुकी हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दूसरे देशों की साइबर कैपेबिलिटीज को समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च करे। पाकिस्तान साइबर स्पेस को डेवलप करने के लिए कड़ी मेहनत करे। इसके लिए पाकिस्तान को अलग अलग पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए, जिससे भारतीय साइबर खतरे से लड़ा जा सके। एक और बेहद अहम बात इस रिसर्च पेपर में कही गई है कि पाकिस्तान को साइबर स्पेस में ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपर्टीज और पॉलिसी मेकर्स चाहिए जो इस मुद्दे को समझ सकें। यानी लब्बो-लुबाब ये है कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पीछे है। ना तो उनके पास इसके लिए पॉलिसीज हैं, ना उनके पास इन पॉलिसीज को बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं, ना उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को समझें। भाई अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करनी है तो उससे जुड़े लोग होंगे, उससे जुड़े एक्सपर्ट्स होंगे, तभी तो वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसका जवाब है जो जिस पाकिस्तानी रिसर्च की मैं बात कर रहा था, तो उसका जो दूसरा रिसर्च पेपर है, दूसरी संस्था ने रिसर्च की है, उसमें बताया गया है कि इसकी वजह क्या है। यह रिसर्च पेपर है इस्लामाबाद में ही मौजूद SDPI यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का। इसका टाइटल है साइबर सिक्योरिटी, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, यानी साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान कहां पर मौजूद है। रिसर्च पेपर को तैयार किया है रुबाब सैयद, अहमद अवैस खावेर और मोहम्मद यासिन ने। यह रिसर्च पेपर साल 2019 का है। इसमें विस्तार से समझाया गया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, किस तरह के खतरे हैं, साइबर वॉरफेयर क्या है और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं सीधे आपको रिसर्च पेपर के कंक्लूजन में लेकर चलता हूं, क्योंकि इसी से बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान ने साइबर स्पेस की फील्ड में काम तो किया है, पर यह नाकाफी है, क्योंकि जो मैकेनिज्म और लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं उससे काम नहीं चलने वाला। वो तो मुद्दे को ठीक तरह से एड्रेस ही नहीं करते हैं। इसके लिए लेजिस्लेशंस और पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। पाकिस्तान क्यों पिछड़ा है इसका जवाब आपको इस रिसर्च पेपर के रिकमेंडेशंस में मिलेगा। इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान की एजुकेशन पर निशाना साधा गया है और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की क्या हालत है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए स्कूल लेवल से ही अवेयरनेस फैलानी होगी, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की जो एजुकेशन पाकिस्तान में है वो भी साइबर सिक्योरिटी के क्वालिटी एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। अगर क्वालिटी चाहिए तो पढ़ाई के सिलेबस को वैसा बनाना होगा, उन्हें उस लेवल पर पहुंचाना होगा जहां वो साइबर चुनौतियों का सामना करने लायक लोग तैयार कर सकें। इसमें तो यह भी बताया गया है कि इसकी वजह से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में साइबर सिक्योरिटी के लिए काबिल लोग ही नहीं हैं। Contact Pakistan. They are the best hackers in the world. मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। जो किताब में लिखा होता है वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वही आपने कॉपी पे लिखना है और एग्जाम में भी वही लिखना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा
एट एन अमेजिंगली फास्ट। ये होता है कंप्यूटर। कुछ पता है तुम लोगों को? व्हाट इज अ माउस? माउस इज एन इनपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर पे करेंगे, यूं कर्सर आएगा, जहां क्लिक करना होगा ये क्लिक है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। फ्लॉपी डिस्क होती है ये, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप होती है, इसके अंदर स्टोरेज होता है 250 KB, यानी कि पूरी एक पिक्चर। कभी देखिए ये सर, कौन से दौर में अब केबी की सिर्फ आइसक्रीम होती है, ये 64 GB का है सर। अबे ऐसी खींच के मारूंगा ना तेरी 64 पे 65 हो जाएगी। चुपर। व्हाट इज द कीबोर्ड? दिस इज द कीबोर्ड। अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज। इस पे हम नंबर 1 सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे आपको, MS DOS। ओके, नेक्स्ट वन, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। एक होता है क्लास का मॉनिटर, एक होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। अबे मैट्रिक्स का पार्ट 4 आ रहा है, ये डॉट मैट्रिक्स पढ़ा रहा है। CD देखिए कभी किसी ने? वो वाली CD नहीं, CD प्रोग्राम वो भी होते, मगर ये अभी इधर ये वाली प्रोग्रामिंग कर लो बेटा पहले। हाउ टू शट डाउन, स्टार्ट पे लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, शट डाउन पे क्लिक करके वो दोबारा पूछेगा, जैसे गर्लफ्रेंड पूछती है आर यू श्योर, बोलोगे यस, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। यहां हुई क्लास खत्म। तो साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, इससे आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा और क्लियरिटी मिल गई होगी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि भाई जब पाकिस्तान में एजुकेशन की हालत ऐसी है तो कहां से वो साइबर सिक्योरिटी की टीम बनाएंगे। खैर, रही बात भारत की, तो भारत रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल, इन सब वाली बड़ी लीग में शामिल है, क्योंकि ये सारे लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। अब सवाल यह है कि भाई साइबर सिक्योरिटी आज के जमाने में या भविष्य को देखते हुए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, और अगर ये सिक्योरिटी 100% फुल प्रूफ नहीं हुई तो इसके कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, इसकी मैं एक छोटी सी झलक के रूप में बातें आपको बता देता हूं। इसके जरिए दुश्मन की हर चाल का पता लगाया जा सकता है, जैसे सैन्य ठिकानों की जानकारी मिलती है, वहां पर कितने लोग तैनात हैं, कौन कौन से मुख्य हथियार हैं, गोला बारूद कितनी मात्रा में मौजूद है, या फिर जैसे किस किस तरह के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले कई तरह के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जिन पर अमल करना होता है। इसमें कई डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, तो कई बार आपको दुश्मन देश क्या करने जा रहा है या क्या करने वाला है, इसका अंदाजा वहां जारी हुए आदेशों से मिल जाता है। इस तरह के ऑर्डर्स अगर भारतीय हैकर्स के हाथ लग जाते हैं तो दुश्मन के मंसूबों पर आसानी से पानी फेरा जा सकता है, या फिर किस तरह के हथियारों को डेवलप किया जा रहा है इसका भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि डेटा को एनालाइज करने के बाद इसका पता लगाना बेहद आसान हो जाता है कि दुश्मन सोच क्या रहा है, या फिर भविष्य में वो क्या करना चाहता है या क्या करने वाला है। तो मैं इसके जवाब में बस यही कहूंगा कि भाई जिस तरह किसी भी देश को आर्मी की जरूरत होती है, नेवी की जरूरत होती है, एयरफोर्स की जरूरत होती है, उसी तरह साइबर आर्मी की भी जरूरत होती है। और जो दुनिया के बड़े देश हैं वो इनमें बहुत आगे निकल चुके हैं। साइबर आर्मी है, भारत की भी है, चाइना की भी है, ये सब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। बीच में पाकिस्तान की भी आ जाती है, छोटी मोटी, पाकिस्तान ने 3-4 साल में थोड़ा बहुत तो किया है, तो उसमें भी वो लड़ाई भिड़ाई करते रहते हैं। ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आमने सामने की लड़ाई के बगैर दुश्मन को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह नुकसान ऐसा होगा कि सिर्फ उसका असर वहां की सेना पर, वहां की सुरक्षा पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वहां के आम लोगों पर ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें शामिल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश को चलाता है, और उन पर साइबर आर्मी के जरिए अटैक किया जा सकता है। और इसके कई उदाहरण देखने को हमें मिले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साइबर आर्मी बहुत ज्यादा जरूरी है हर देश के लिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जवाब हाँ में है तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे प्रार्थना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी पूरी जानकारी आपको फौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।